नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदिकालीन साहित्य के संबंध में जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमने अब तक आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य पर चर्चा की। आदिकालीन साहित्य का सबसे बड़ा चर्चित, सबसे प्रमुख जो हिस्सा है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य के आधार पर ही आदिकालीन जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल को नामकरण जो दिया था, वो नामकरण क्या था? वो नामकरण ये था कि जो उस समय का जो रासो साहित्य था, वह रासो साहित्य जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। वीर गाथा काल क्यों कहा? प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने कहा इस युग के साहित्य में वीर रस प्रधान ग्रंथों की संख्या भी अधिक थी तथा प्रवृत्ति भी इन्हीं ग्रंथों की थी। यानी जन सामान्य में भी वीर गाथा की प्रवृत्ति थी। वीरों की गाथाएं ही जन सामान्य में बड़ी रुचि के साथ सुनी और समझी जाती थी। तो इसलिए आदिकालीन साहित्य का जो परिचय, आदिकालीन साहित्य की जो विशेषताएं, उसका बहुत कुछ हिस्सा रासो साहित्य से निर्धारित होता है। यानी जो रासो साहित्य की विशेषताएं हैं, मोटे मोटे रूप में वही विशेषताएं आदिकालीन साहित्य की। हम अगर नाम पर न जाएं तो भी हम कह सकते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है वही एक तरीके से वीर गाथा वाला साहित्य है, वही एक तरीके से रासो साहित्य। क्योंकि सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, ये जो साहित्य था विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से आदिकाल में नहीं आ रहा था। कहीं भाषा की दृष्टि से, कहीं साहित्यिक संदेश की दृष्टि से। क्योंकि सिद्ध साहित्य को और नाथ साहित्य को, इन साहित्यों को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको एक तरह से सांप्रदायिक साहित्य के रूप में रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से जो आदिकाल का निर्धारण होता है, आदिकाल की विशेषताएं निर्धारित होती है, वह रासो साहित्य से होती है। और आदिकाल का सबसे चर्चित, सबसे प्रमुख और सबसे अधिक एक तरह से विशेषताओं वाला जो साहित्य है वह रासो साहित्य। हम यहां यह समझ सकते हैं कि रासो अपने आप में क्या है। तो रासो शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो जैन साहित्य में जो रास परंपरा थी, नृत्य, गायन और वाद्य के साथ जो वहां रास पद्धति के द्वारा जो अपने जो गायन की और जो विधा थी, वही आगे चल के रासों में आ। तो एक तरह से उन्होंने कहा रासो, यही कारण था इन्होंने कहा रासों के कई ग्रंथ गयात्मक भी हैं। लेकिन ये जो रास से रासों का विकास है, ये भी जो विचार है विद्वानों को स्वीकार्य नहीं हुआ। आगे चलकर इस पर बहुत से विवाद खड़े। कुछ विद्वान रासक से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। रासक एक छंद रूप भी है और रासो साहित्य में इस छंद की प्रधानता और उस प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर विद्वान अपने अपने विचार देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। हम मोटे मोटे रूप में यह कह सकते हैं कि रासो साहित्य भले ही नाम की दृष्टि से
अपने आप में विवादित रहा हो, लेकिन प्रवृत्ति और ग्रंथों के परिमाण की दृष्टि से आदिकाल का प्रमुख साहित्य है। और जो रासो साहित्य है, उस रासो साहित्य से ही आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। उस समय के परिवेश का पता चलता है, उस समय की स्थितियों का पता चलता है, साहित्य और दरबार का जो संबंध था इसका पता चलता है। तो बहुत कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक वातावरण का जो निर्धारण होता है वो आदिकाल में रासो साहित्य से। रासो साहित्य ही भाषा के विकास की दृष्टि से, प्रवृत्ति के विकास की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से एक तरह से, और जन सामान्य की रुचि और अभिरुचि की दृष्टि से भी रासो साहित्य साहित्यिक दृष्टि से अपना महत्व रखता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि रासो साहित्य में कौन से ग्रंथ हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका संदेश क्या है, उनका आधार क्या है, और कौन से ग्रंथ हैं जो इनमें शुमार किए जाते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आज हमने समझा है कि रासो साहित्य क्या है, रासो साहित्य के आधार क्या है, रासो साहित्य की शब्द की संबंध में विद्वानों की राय क्या है। आगे हम देखेंगे कि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।